वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो पर 1200 लाइक आ गए ना तो मैं उसी दिन 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो डाल दूंगा। वीडियो बनना शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते और लाइक नहीं करते। ऊपर से आपने पिछला वाला टारगेट भी पूरा नहीं किया था। अब सब कुछ आपके हाथ में है। जंग अब पूरी तरह से हीट पकड़ चुकी है, हर तरफ आग लगी हुई है और सिचुएशन काफी क्योटिक हो गई है। तो चलिए आज की कहानी मार्को से शुरू करते हैं। फिलहाल मार्को को बिग मॉम ने दबोच रखा है और सामने खड़ा पेरोस्पेरो अपना तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी कैरेट वहां पहुंच जाती है। पेरोस्पेरो को देखते ही उसका खून खौल उठता है। वो फौरन मुड़कर आसमान में चांद की तरफ देखती है। इससे पहले कि कैरेट अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर पाती, उसकी साथी वांडा ने उसे रोक दिया। सही बात है, बदला लेने के लिए भी सही मौके का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कैरेट के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो ये दोनों वहां रुककर बातें करने लगे। अरे भाई, वहां पड़ोस में मार्को की जान पर बनी है, तुम लोग जल्दी कुछ एक्शन लो ना। खैर, थोड़ी बातचीत के बाद इन दोनों ने फिर से चांद की तरफ देखा और पलक झपकते ही ये दोनों अपनी सुलोंग फॉर्म में बदल गईं। कसम से मार्को तो चिढ़ गया होगा कि भाई इतना टाइम लगाओगे क्या, लेकिन देर से ही सही ये दोनों सही टाइम पर एक्शन में आ गई और सीधा पेरोस्पेरो के चेहरे पर वार कर दिया। कहते हैं ना, विलन बातें कुछ ज्यादा ही बनाते हैं। बिग मॉम का सीन और भी अलग है। कैरेट और वांडा को देखते ही बिग मॉम मार्को को दूर फेंक दिया। कैरेट और वांडा ने उसे हवा में ही संभाल लिया। बिग मॉम ने वहां रुकना जरूरी नहीं समझा और वो वहां से निकल ली, क्योंकि उसे मार्को के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो बस मार्को भी बिग मॉम के पीछे हो लिया और पेरोस्पेरो को छोड़ दिया इन दोनों के हवाले। अब चलते हैं नामी की तरफ। वहाँ पेज 1 ने एक ही हेडबट में ओ तामा के डॉगी कोमाचियो को पीछे धकेल दिया। इसके बाद उल्टी और उसका भाई पेज 1 आपस में ही बहस करने लगे। मौका देखकर उसॉप ने वहां से चुपचाप खिसकने का सोचा। तभी नामी के दिमाग की बत्ती जली। उसने उसॉप की आवाज की नकल करते हुए चिल्लाकर कहा, अरे बेवकूफो, तुम्हें क्या लगा वो बड़ा कुत्ता मेरे मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं था? ये सुनते ही पेज 1 का पारा चढ़ गया और उसने एक जोरदार हेडबट सीधा उसॉप को दे मारा। सही टाइम पर नामी और ओ तामा ने उसॉप को कैच कर लिया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। गनीमत ये रही कि वहां वो बड़ा बबून आ गया और उसने पेज 1 का रास्ता रोक लिया। दूसरी तरफ यमातो एक बड़ी मुसीबत में फंसी है। उसके सामने ढाल लिए हुए दुश्मनों की पूरी फौज खड़ी है। वैसे तो रूल ये कहता है कि पहले लीडर को उड़ाओ, लेकिन यमातो का पूरा ध्यान मोमोनोसुके को बचाने पर है। वो इन गुर्गों के सारे वार अपने ऊपर ले रही है ताकि उस बच्चे को खरोंच तक ना आए। तभी शिनोबू कहती है, मोमोनोसुके का जिंदा रहना जरूरी है, तुम मुझे छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यमातो ने पूरे टशन और ईमानदारी के साथ जवाब दिया, अगर ओडन यहाँ होते तो वो कभी ऐसा नहीं करते। तभी टोबी रोपो का मेंबर सासाकी अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन यमातो ने भी गहरी सांस ली। मजाक थोड़ी है, ट्रम्प कार्ड तो सबके पास होता है। जैसे ही यमातो अपना पावरफुल अटैक करने वाली थी, अचानक वहाँ एक रोबोट धराम से आ गिरा और वो कोई और नहीं, अपना फ्रैंकी शोगन था। वैसे फ्रैंकी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बड़े दानव उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। फ्रैंकी के वहाँ कूदते ही इतना धुआं उड़ा और जमीन में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पूछो मत। यमातो ने मौके का फायदा उठाया, फ्रैंकी को सिचुएशन समझाई और शिनोबू व मोमोनोसुके को लेकर वहां से नीचे कूद गई। कूदने से पहले यमातो ने हवा में ही अपना वो धांसू अटैक नरी का बुरा एरो मारना नहीं भूली और एक ही झटके में वहां का काम तमाम कर दिया। खैर, नतीजा ये निकला कि उस एक ही धमाके ने हाचा को सीधा जमीन पे लिटा दिया। अब आगे का सीन फ्रैंकी और उस हरे वाले यानी ससाकी के बीच होने वाला है। चलो अब जरा कैमरा लॉ की तरफ घुमाते हैं। वो वापस अपने उसी पुराने कूल और सीरियस अंदाज में आ गया है। सामने खड़े कुछ दुश्मनों को निपटाने के बाद वो चुपचाप सीधा पोनेग्लिफ के पास पहुंचता है। यहाँ एक फ्लैशबैक सीन आता है। लॉ ने एक बार रॉबिन को बताया था कि उसका असली नाम ट्रफैल्गर डी वाटरलॉ है। ये सुनकर रॉबिन भी हैरान रह गई थी। भले ही लूफी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रॉबिन को उस डी के नाम में बहुत दिलचस्पी थी। सवाल ये है कि आखिर डी कबीले को भगवान का दुश्मन क्यों कहा जाता है? जाहिर सी बात है, लॉ भी अब इस राज को जानना चाहता है। अब वापस आते हैं लाइव फ्लोर पर। यहाँ क्वीन अपनी गैटलिंग गन से गोलियों की बारिश कर रहा है। चॉपर भी अब वायरस की चपेट में आ चुका है। उसने तुरंत ब्रुक से कहा कि वो उसे अपनी आग से जला दे ताकि वायरस का असर कम हो सके। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बिग मॉम की हंसी गूंज उठी। छत के ऊपर तो काइडो बिल्कुल पागल हो चुका है। वो अपना कनाबो लेकर सबको हवा में उड़ा रहा है। जब तक किनेमॉन कुछ समझ पाता, उसके साथी ढेर हो चुके थे और इधर किनेमॉन वो भी बिना किसी की परवाह किए बस आगे बढ़ता जा रहा है। नीचे बिग मॉम ने एक डरावनी मुस्कान दी
और बोली, चिंता मत करो, मेरा तुम लोगों से लड़ने का कोई मूड नहीं है, और सीधा छत के सुराग की तरफ उड़ गई। ठीक उसी वक्त काइडो का डंडा नीचे गिरा और एक कटा हुआ हाथ जो कीकू का था बिग मॉम के पास से होकर नीचे जा गिरा, और बदकिस्मती से ये नजारा नीचे खड़े जोरो ने देख लिया। इधर ब्रुक ने आग जला दी थी और चॉपर के शरीर में फैल रहा वायरस रुक गया, लेकिन जोरो की नजरें उस कटे हुए हाथ पर टिकी थी। उसके माथे की नसें तन गईं और गुस्सा फूट पड़ा। उसने मुड़कर देखा कि क्वीन बकवास किए जा रहा है और लोग वायरस के दर्द से तड़प रहे हैं। माहौल में पूरी तरह मायूसी छाई हुई थी, लेकिन तभी जोरो ने अपनी आंखें तरेरी और एक ही झटके में कईयों को काट दिया। फिर उसने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और एक फ्लैश स्टेप लेकर सीधा अपू के पास पहुंच गया। अपू ने जोरो को देखा और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर ढेर हो गया। जोरो ने हवा में उड़ती हुई एंटीबॉडी की शीशी को कैच किया और तुरंत वहां पहुंचे चॉपर के हवाले कर दिया। इलाज मिलते ही चॉपर चिल्लाया, आई सोनी, वायरस को आग से हराया जा सकता है, जैसा उसने खुद पर किया था। उसने सबको भरोसा दिलाया कि वो सबके लिए एंटीडोट बना देगा। दूसरी तरफ लूफी और जिम्बे भागते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, जबकि छत 5वीं मंजिल पर है। तभी सांजी के कानों में एक औरत की आवाज पड़ी। भाई साहब तुरंत रुक गए। चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन दिल पिघल गया। सांजी वहां से भागा और देखा कि कोई ठरकी आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा है। अब हीरो बनकर बचाने का चांस तो छोड़ नहीं सकते ना। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा, उसे समझ आया कि पोपट हो गया है। वो अंदर घुसते ही स्पाइडर के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। अगले ही पल कमरे के अंदर मौजूद उन दोनों ने एक साथ हमला कर दिया और लो जी, अपना सांजी तो बस बंद कर रह गया। और सांजी को पकड़ने वाला कोई और नहीं, टोबी रोपो की मेंबर, अरे क्या नाम था उसका, हाँ ब्लैक मारिया है। भाई मानना पड़ेगा, ये औरत बहुत ही शातिर दिमाग है। जैसे ही उसे सांजी की कमजोरी का पता चला, उसने सबसे पहले उसी को अपना टारगेट बनाया। और देखो ना, बस 2-4 मीठी बातें बोली और सांजी पूरा लट्टू हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि बगल में ही मकड़ी के जालों में कई और भी आदमी फंसे हुए हैं, जिनका अता पता नहीं कि वो जिंदा हैं या मर गए। भले ही सांजी को अब होश आ गया हो, लेकिन सवाल वही है, क्या वो सच में किसी औरत पर हाथ उठाएगा? अब चलते हैं लाइव फ्लोर पर। जैसे ही चॉपर ने अपनी बात खत्म की, क्वीन ने हमला कर दिया। तभी एक तेज रोशनी चमकी और क्वीन को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। भाई जोरो को अब सच में गुस्सा आ गया है। उसका गुस्सा और ऑरा इतना खतरनाक था कि पूरा महल कांपने लगा। क्या ये कॉन्करर्स हकी है? वाकई जोरो की बात ही अलग है। लेकिन रुको, असल में ये महल नहीं कांप रहा, बल्कि ये पूरा आइलैंड ही हिल रहा है। क्या सच में ये जोरो की ताकत है? अभी ये कंपन खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी मार्को वहां पहुंचता है। यानी अब आग का खेल शुरू होने वाला है। बाहर का नजारा देखें तो यामातो, शिनोबू और मोमोनोसुके को लेकर वहां से भागने की फिराक में थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि पूरा आइलैंड ही हवा में तैरने लगा है। ये काइडो की पावर है। उसने पूरे उनिगाशिमा को हवा में उठा लिया है और वो इसे सीधा फ्लावर कैपिटल ले जाने का प्लान बना रहा है। रही बात छत की, तो वहाँ अकाजाया सामुराई किनेमोन और बाकी सब पूरी तरह हार चुके हैं। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा काइडो ने प्लान किया था। तो भाई वो जो अभी भूकंप आया था ना, वो जोरो की वजह से नहीं, बल्कि काइडो के आइलैंड उठाने की वजह से आया था। वापस लाइव फ्लोर पर आते हैं। चॉपर सिचुएशन समझा ही रहा था कि मार्को ने वहां अपनी नीली आग फैला दी। आग लगते ही चॉपर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। जोरो और ब्रुक तुरंत अपनी तलवारें निकालकर लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन यार, मार्को तो हवा में उड़ गया। ब्रुक घबराकर चॉपर को देखने भागा और देखा कि उसके खुद के हाथ में भी आग लग गई है। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये आग जला नहीं रही थी, उल्टा चॉपर को इससे गर्माहट महसूस हो रही थी। तभी वहां मियागी और ट्रिस्टन भी आ गए। मौका देखते ही मार्को ने अपनी आग पूरे फ्लोर पर फैला दी। और जादू देखो, जो लोग वायरस की वजह से पागल हो रहे थे, उनका दिमाग ठिकाने पर आ गया। लेकिन भाई, ये सिर्फ टाइम पास करने का तरीका है। मार्को की एनर्जी भी कभी न कभी तो खत्म होगी ही, इसलिए असली काम चॉपर को ही करना होगा। जल्दी से एंटीडोट बनाना होगा। इधर क्वीन अपने गुर्गों को भड़का रहा है कि वो चॉपर को टपका दें। मार्को ने जोरो को ऑफर दिया कि वो उसे उड़ाकर ऊपर ले जाएगा ताकि वो काइडो से लड़ सके, और नीचे ह्योगोरो और बाकी याकुजा ने जिम्मा लिया कि वो चॉपर को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वो अपू, जिसे लगा था कि खेल खत्म हो गया, अचानक खड़ा हो गया। वो जोरो से बदला लेने की फिराक में था, लेकिन बेचारे की किस्मत ही खराब है। एक्स ड्रेक ने उसे अपने डायनासोर फॉर्म में मुंह में दबोच लिया और फिर थू करके दूर फेंक दिया। ड्रेक को अपनी साइड लड़ते देख
जोरो ने भी चैन की सांस ली। अब चलते हैं लूफी की तरफ। वो और जिम्बे अभी भी भाग रहे हैं, लेकिन फिर से दुश्मन सामने आ गए। इस बार जिम्बे ने कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं इन्हें देखता हूँ, और वो वहीं रुक गया। लूफी आगे निकल गया। उधर यामातो ने मोमोनोसुके और शिनोबू को एक पुराने गोदाम में छिपा दिया है, जहाँ वो सेफ हैं। जिम्बे के सामने जो दुश्मन आया है वो कोई और नहीं बल्कि टोबी रोपो का हुज हू है। ये बंदा कैट फ्रूट मॉडल सेबर टूथ टाइगर का यूजर है। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों लड़ने के बजाय अभी बातों में लग गए हैं। और यामातो, उसने शिनोबू की पट्टी करने के बाद और बस यामातो ने मोमोनोसुके को एस की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उस वक्त एजिस आइलैंड पर काइडो को टपकाने के इरादे से आया था, लेकिन उसकी टक्कर यामातो से हो गई। दोनों मिलते ही पागलों की तरह भिड़ गए। भाई साहब, क्या तो वो फाइट थी, वो टशन, वो पावर, एकदम नेक्स्ट लेवल मामला था। बाद में एस के साथियों ने वहाँ कैद कुछ बच्चों को छुड़ा लिया। यामातो बस खड़ा होकर देखता रहा। वैसे भी इस आइलैंड को बचाने का उसका कोई ठेका थोड़ी है। फिर एस की नजर यामातो की हथकड़ियों पर पड़ी। इसके बाद दोनों ने जगह बदली और फिर से शुरू हो गए। और मजे की बात ये कि दोनों की टक्कर एकदम बराबर की थी। लड़ते लड़ते दोनों बातें भी कर रहे थे। दोनों में काफी कुछ एक जैसा था, जैसे कि दोनों के बाप बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। फर्क बस इतना था कि एस अपने पिता को समझ नहीं पाया और सोचता था कि उसे जिंदा रहना भी चाहिए या नहीं। वही यामातो बचपन से ही अपने पिता के साये में घुट रहा था और उसकी आजादी छीन ली गई थी। तभी एस ने यामातो से पूछा, तुम्हारे हाथ बंधे हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने दिल को क्यों बांध रखा है? तुम असल में क्या चाहते हो ये तुम्हें अच्छे से पता है ना? ये सुनते ही यामातो की नजर सामने वाले उस गेट पर पड़ी जिस पर ड्रैगन की मूर्ति बनी थी। उसने अपना कनाबो उठाया और बिना कुछ बोले दे मारा। वो ड्रैगन की मूर्ति वहीं के वहीं टूट कर गिर गई। सच तो ये है कि यामातो हमेशा से बाहरी दुनिया देखना चाहता था। वो भी ओडन की तरह आजादी से समुद्र में घूमना चाहता था, लेकिन वो इस आइलैंड से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। तभी एस ने भी उस टूटे हुए ड्रैगन स्टैचू पर एक मुक्का जड़ दिया। इसके बाद दोनों ने लड़ना बंद किया और बैठकर बातें करने लगे। यामातो ने बाहर की दुनिया के कई किस्से सुने और एस ने उसे अपने भाई लूफी के बारे में ढेर सारी बातें बताई। लेकिन यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती। उस वक्त एस को शायद हाकी इस्तेमाल करनी नहीं आती थी, तो वो यामातो से बराबरी की टक्कर कैसे ले रहा था? यामातो की हाकी तो इतनी दगरी है कि 4 साल में तो नहीं बनी होगी ना, तो फिर ये फाइट बराबरी की कैसे हुई? खैर, ये थोड़ा अजीब लॉजिक है, लेकिन चलो, जो बीत गया सो बीत गया। सिर्फ यामातो ही नहीं, अपनी ओतामा भी एस को जानती थी। वो अभी नामी को अपने और एस के किस्से सुना रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजानी ताकत इन सबको एक डोर से बांध रही है। जो काम उस वक्त एस अधूरा छोड़ गया था, उसे अब लूफी पूरा कर रहा है। इसे ही तो किस्मत का कनेक्शन कहते हैं। वापस प्रेजेंट में आते हैं। चॉपर पूरी जी जान से एंटीडोट बनाने में लगा है। बाहर लोग पागलों की तरह लड़ रहे हैं। गनीमत है कि मार्को की नीली आग ने वायरस को दबा रखा है, वरना अभी तक तो तबाही मच चुकी होती। लेकिन भाई, इस जुगाड़ की भी एक समय सीमा है। क्वीन ने जब ये देखा तो उसने अपने आदमियों को हमला जारी रखने का हुक्म दे दिया, बिना ये परवाह किए कि वो खुद वायरस का शिकार हैं। बेचारे मजबूर होकर तलवारें लेकर टूट पड़े, लेकिन मार्को, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल अनगिनत तलवारें मार्को के शरीर के आर पार हो गईं। लेकिन भूल गए क्या, इस बंदे का नाम ही फिनिक्स है। मार्को को तो खरोंच तक नहीं आई। उसने झट से जोरो को उठाया और सीधा छत की तरफ उड़ चला। जाहिर है वो ये सब सिर्फ लूफी के लिए नहीं कर रहा, बल्कि कहीं न कहीं ये एस के लिए भी है। दूसरी तरफ ओतामा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे गहरा झटका लगा जब नामी ने बताया कि एस असल में लूफी का बड़ा भाई था। ओतामा की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि जब उसे एस की मौत का पता चला था तो उसने गुस्से में लूफी को कैसे कोसा था। नामी बेचारी क्या ही बोले, बस उसे दिलासा देने लगी, कोई बात नहीं। नामी बेचारी क्या ही बोले, उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, हमारे कैप्टन को पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इनके साथ होने की एक और खास वजह है। ओ, तामा के पास एक सॉलिड प्लान है। अब वो प्लान क्या है ये अभी सस्पेंस रखते हैं। चलो अब वापस लाइव फ्लोर पे चलते हैं। मार्को भाई जोरो को ऊपर छत पर भेजना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि क्वीन और किंग दोनों वहाँ पहरा दे रहे हैं। सबसे मजेदार तो क्वीन है भाई। ये बंदा अपने मुंह से ही मशीन गन चला रहा है, लेकिन मार्को भी कम नहीं है। उसने अपनी आग से उन दोनों को रोका और एक ही किक मारकर जोरो को सीधा आसमान की तरफ लॉन्च कर दिया। और छत के ऊपर का मंजर तो डरावना है। बिग मॉम अब पूरी तरह तैयार होकर काइडो के बगल में आ खड़ी हुई है। रही बात काइडो की,
तो उसने सारे अकाज़ाया सैमुराई को निपटा दिया है। बिग मॉम ने एक नजर डाली और बोली, तुम्हें जिसे मारना है मारो, लेकिन निको रॉबिन को जिंदा रखना होगा। काइडो थोड़ा हैरान हुआ, क्यों? तुम्हारे वो 3 आइड ट्राइब वाले वो प्राचीन लिखाई पढ़ नहीं सकते क्या? बिग मॉम का मतलब साफ था कि अभी तक उनकी शक्ति जागी नहीं है और उसे थोड़ी जल्दी है। इसके अलावा ओनिगाशिमा को गिराने की जगह को लेकर भी बात हुई। काइडो का पागलपन देखो, वो इसे सीधा फ्लावर कैपिटल के महल पर गिराने वाला है। पुराने लोगों की बेइज्जती तो छोड़ो, सोचो अगर ये गिरा तो कितने लोग मारे जाएंगे। तभी बिग मॉम ने मुड़कर काइडो से पूछा, वहाँ रोड पॉन्ग्लिफ है क्या? काइडो भड़क गया, तुमने तो बहुत जल्दी अपना असली रंग दिखा दिया। अब बिग मॉम का तेवर बदल गया। बकवास बंद कर, मेरी नजरों में तू आज भी छोटा भाई ही है, भूल मत। जिस दिन गॉड वैली में रॉक्स का अंत हुआ था उस दिन मैंने ही तुझे वो फिश फ्रूट मिथिकल मॉडल दिया था। ये एहसान जिंदगी भर का है। काइडो ने दांत भींचे और कहा, ठीक है, 1 पीस मिलने के बाद देखेंगे। तो भाई ये था वो बड़ा एहसान। इसका मतलब काइडो का फ्रूट फिश फ्रूट मॉडल अजूर ड्रैगन है। वाह, फैंस ने एकदम सही अंदाजा लगाया था। अब आगे का सीन तो भाई नेक्स्ट लेवल है। एनिमेशन और डायरेक्शन ने जान डाल दी है। फ्लैशबैक और प्रेजेंट का मिक्स एकदम धांसू है। कहानी पर वापस आते हैं। यमातो और एस की बातें चल रही थी। यमातो एस के साथ समुद्र में जाना चाहता था, लेकिन अफसोस एज उसकी हथकड़ियां नहीं तोड़ पाया। एस के जाने से पहले यमातो ने उसे एक विव्र कार्ड बनाकर दिया था। भाई यमातो तो भाभी बनने की रेस में सबसे आगे थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एस मारा गया। यमातो बहुत दुखी था क्योंकि वो काइडो को हरा नहीं सकता था और इस वजह से समुद्र में जा नहीं सकता था। लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। ओडन ने अपनी जर्नल में लिखा था, 20 साल बाद नई जनरेशन के ताकतवर समुद्री लुटेरे न्यू वर्ल्ड में आएंगे और वही लोग काइडो का खात्मा करेंगे। ये वही लोग हैं जिनका ओडन इंतजार कर रहे थे और जिनका यमातो इंतजार कर रहा था। और ये उम्मीद लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना लूफी है। और भाई इसी पल वो दमदार पायरेट्स वहाँ पहुँच गए। सबसे पहले किड और किलर आए, फिर लॉ अपनी पावर से वहाँ पहुँचा और अपने साथ उस जोरो को भी ले आया, जो बेचारा थोड़ा गिरते पड़ते हुए लैंड हुआ और आखिर में एंट्री मारी अपनी स्ट्रॉ हैट पहने। एकदम सेंटर स्टेज पर खड़े अपने लूफी ने। सामने 2 खूंखार योंको खड़े थे, लेकिन लूफी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ा। हैरानी की बात तो ये थी कि लूफी ने उन्हें देखा तक नहीं। उन्हें इग्नोर करके उनके बीच से सीधा निकल गया। लूफी की नजर सबसे पहले किनेमोन के पैरों पर पड़ी। शुक्र है किनेमोन अभी जिंदा था। लूफी उसके पास गया और बहुत ही धीरे से बोला, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। किनेमोन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ खून निकल रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तड़पते हुए बोला, मैं किस मुंह से उस दुनिया में ओडन समा का सामना करूंगा। ये कहते ही उसके मुंह से फिर खून की उल्टी हो गई। किनेमोन ने पूरी जान लगाकर लूफी को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, क्या तुम वानो देश का बोझ अपने कंधों पर उठा सकते हो? लूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, ये मेरे दोस्त का देश है। ठीक उसी वक्त काइडो लूफी के ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। लूफी ने चिल्लाकर लॉ से कहा कि वो इन घायलों को यहाँ से दूर ले जाए। उसी पल काइडो ने अपना भारी भरकम कनाबो हवा में लहराया और हमला कर दिया। इस एक पल में लूफी को बाबू की सिखाई हुई वो ट्रेनिंग याद आ गई। उसे वो सारे साथी याद आ गए जो नीचे अपनी जान पर खेलकर लड़ रहे हैं। लूफी की मुट्ठी पर तुरंत हाकी चढ़ गई। अगले ही पल, तुम साले, तुम! लूफी चिल्लाया, मैं मंकी डी लूफी हूँ। मैं तुम दोनों से आगे निकल जाऊंगा और पायरेट किंग बनूंगा। ये सिर्फ एक पंच नहीं था, ये सीधा सीधा ऐलाने जंग था और इसमें लूफी का वो अटूट विश्वास भरा हुआ था। और नतीजा क्या हुआ? काइडो का मुंह जमीन पर जा लगा। ये पंच काइडो पर असर कर गया था। यही है उस रियो की असली ताकत। बगल में खड़े जोरो ने भी ताड़ लिया कि ये वही हाकी है जो वानो के सैमुराई इस्तेमाल करते हैं। उधर बिग मॉम के चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ दिख रहा था। वो चिल्लाई, ए लड़के, तुझे पता भी है कि पायरेट किंग होने का मतलब क्या होता है? काइडो तो सन्न रह गया था। वो सोच रहा था कि जब कुरी में ये लड़का मुझसे इतनी बुरी तरह हारा था तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया? सही बात है, पिछली बार जब काइडो ने लूफी को एक ही वार में उड़ा दिया था, तब से लेकर अब तक मुश्किल से कुछ ही दिन तो बीते हैं। काइडो खड़ा हुआ। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे सच में चोट पहुंचा सकते हैं। क्या लूफी अब उन महान दिग्गजों के बराबर खड़ा हो गया? अगले ही पल दोनों की बॉडी से खतरनाक हाओ शोकू हाकी निकली। अचानक लूफी ने फ्यूचर साइड से देख लिया कि काइडो क्या करने वाला है। लेकिन भाई काइडो की स्पीड इतनी तेज थी कि पूछो मत। लूफी ने जानलेवा हमला तो बचा लिया, लेकिन फिर भी उसके सर पर एक तगड़ा फटका लग ही गया। लेकिन भूलो मत, वहाँ बिग मॉम भी खड़ी है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने अपना प्रोमीथियस आग का गोला फेंक दिया। लेकिन टेंशन नहीं, अपने जोरों ने अपनी तलवार से
उस आग को बीच से काट दिया। भाई अपने पास भी तो दमदार बंदे हैं। वहीं दूसरी तरफ सांजी का हाल बुरा है। वो ब्लैक मारिया कसम से बहुत चालू चीज है। उसे पता है कि सांजी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा, तो वो उसे फंसा रही है ताकि वो रॉबिन को मदद के लिए बुलाए। उसका इरादा साफ है। वापस छत पर काइडो ने फिर से अपना डंडा घुमाया। एन मौके पर लॉ ने अपनी पावर यूज की और लूफी को वहां से हटा दिया। लूफी अभी थैंक यू बोलने ही वाला था कि लॉ ने उसे पकड़ लिया। बोला, अबे ओए, हम सिर्फ अलायंस में हैं, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। मैं वैसे भी उन लोगों को नीचे भेजने वाला था, लेकिन तूने ऑर्डर देकर सारा मूड खराब कर दिया। लो भाई, ये फिर से अपना एटीट्यूड दिखाने लगा। उधर किड भी कम नहीं है, वो बगल से मजाक उड़ाने लगा और देखते ही देखते ये तीनों आपस में ही लड़ने लगे। अरे भाई, सामने दुश्मन खड़ा है। इतने में बिग मॉम ने एक और आग का गोला फेंका। अब इनके ईगो की दास्तां सुनो। लूफी ने शर्त लगा दी, जो पहले हटा वो छोटा समुद्री लुटेरा कहलाएगा। अरे भाई, जान प्यारी है तो हट जाओ ना। लेकिन नहीं, तीनों वहीं अकर में खड़े रहे और धराम, तीनों के तीनों जल गए। लो कर लो बात, न्यू वर्ल्ड यहीं खत्म। अरे नहीं, मजाक था। उन्हें कुछ खास नहीं हुआ। अब जोरो ने अपना बंदाना बांध लिया है, मतलब मामला सीरियस है। उधर किलर ने भी अपने ब्लेड्स निकाल लिए। अगले ही पल दोनों बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े और काइडो को काटते हुए निकल गए। लेकिन काइडो, उसे बस हल्का सा झटका लगा और वो थोड़ा पीछे हुआ। खैर, ये तो बस ट्रेलर था। अब बारी थी लूफी और बाकी दोनों कप्तानों की। लूफी ने तुरंत अपना गियर 4 एक्टिवेट कर लिया। पूरी बॉडी पर हाकी चढ़ गई। किड का सीन तो और भी धांसू था। उसने अपनी मैग्नेटिक पावर से हवा में उड़ते ढेर सारे लोहे को इकट्ठा किया और एक विशाल रोबोट तैयार कर लिया। रही बात लॉ की, तो उसने अपना रूम बनाया और बड़े बड़े नुकीले पत्थर हवा में उठा लिए और खुद उन पर सवार हो गया। फिर क्या, तीनों के तीनों काइडो की तरफ टूट पड़े। तो चलिए अब इस फाइट की कमेंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कैप्टन लूफी ने हमला बोला और एक जोरदार कॉन्ग गन सीधा काइडो के पेट में दे मारी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमला बोला हमारे कैप्टन लूफी ने। उसने एक जोरदार कॉन्ग गन सीधा काइडो के पेट में दे मारी। ओहो, लगता है काइडो को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा भाई। बाप रे, हमारा लूफी हवा में रुककर लगातार भूसे बरसा रहा है। भाई, हवा में ऐसे बैलेंस बनाकर मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अफसोस, काइडो अभी भी वैसे का वैसा ही खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाह, उधर से हमारे किड भाई का हमला भी आ गया। लेकिन यार, बिना हाकी के ये लोहे लंगर का अटैक क्या ही डैमेज देगा। जाहिर सी बात है, काइडो को खरोच तक नहीं आई। अरे यार, ये लॉ का क्या सीन है? बेइज्जती ही करवा दी भाई ने। मतलब तुम काइडो के ऊपर पत्थर मार रहे हो? इन कंकर पत्थरों से क्या होने वाला है? वही हुआ, मेहनत पूरी पर रिजल्ट 0। अरे भाई, सामने काइडो खड़ा है, वो योंको है, समुद्र का दादा है वो। और तो और बगल में दूसरी योंको बिग मॉम भी खड़ी है। लो जी, अब खेल थोड़ा बदलने वाला है। लगता है हमारे काइडो भाई अब बोर हो गए हैं। देखो, वो सीधा अपने ड्रैगन फॉर्म में बदल गए। बाप रे, इतने बड़े जानवर को ये लोग कैसे हराएंगे? देखो, काइडो ने सांस अंदर खींची। ये वही खतरनाक अटैक है जिससे उसने कीकू का हाथ उड़ाया था। इसका नाम है काइफू। वैसे नाम में ही खोट है, विंड साइट नहीं, ये तो हवा का झोंका ही निकला। निशाना चूक गया और किसी को कुछ नहीं हुआ। उल्टा हमारे लूफी को मौका मिल गया। उसने घूमकर एक और कॉन्ग राइफल जड़ दी। अरे, ये किड क्या कर रहा है? भाई साहब, मैंने कहा ना, बिना हाकी के इन कबाड़ के टुकड़ों का कोई फायदा नहीं। अरे रुको, ये तो काम कर गया। किड ने काइडो को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। चलो, कंट्रोल तो अच्छा कर लेता है ये लौंडा। अब बारी आती है लॉ की। भले ही इसका अटैक देखने में फैंसी ना हो, लेकिन भाई, इसने गामा नाइफ से काइडो की अतनियां हिला दी हैं। आखिर में नजर डालते हैं किलर पर। ये है टेक्नोलॉजी और पावर का मिक्स। उसने अपने घूमने वाले ब्लेड्स काइडो के शरीर में उतार दिए। लेकिन यार, साइड कैरेक्टर तो साइड कैरेक्टर ही रहेगा ना। बिग मॉम ने अपनी बिजली गिराई और किलर को उड़ा दिया। आखिर योंको से पंगा लेना आसान नहीं है। घूम फिर कर बात वहीं आती है। सब कुछ लूफी के भरोसे है। उसने जो 2 लातें काइडो के मुंह पर जमाई हैं, काइडो का तो पूरा सिस्टम हिल गया होगा। ये सब देखकर जोरो का खून खौल गया। उसने तुरंत अपने टैक्सी ड्राइवर यानी लॉ को बोला, मुझे ऊपर भेज। भाई, एन्मा की पावर पर तो कोई शक नहीं कर सकता। एक बार हुआ, लेकिन जोरो को तसल्ली नहीं मिली। लॉ ने फिर से उसे टेलीपोर्ट किया। दूसरा बार तैयार था। इस पल काइडो को जोरो के अंदर ओडेन की परछाई दिखाई दी। मौत का वो एहसास इतना गहरा था कि काइडो भी घबरा गया और एन मौके पर हट गया। बस इसी वजह से उसकी जान बच गई, वरना उसका काम तमाम था। ये देखकर बिग मॉम भी अब चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने ज्यूस को बुलाया और भयानक बिजली गिरा दी। पूरा आसमान चमक उठा और ज्यूस सीधा हमला करने निकल पड़ा। लेकिन लूफी, वो तो बिना डरे आगे बढ़ा। बिग मॉम की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, तुझे करंट क्यों नहीं लगा? तू इंसान है या क्या? तभी काइडो ने अपनी आग उगल दी। लेकिन लूफी ने हिम्मत दिखाते हुए वो आग भी झेल ली और इसके बाद उसने अपने पतीले जितने बड़े मुक्के ताने
और पागलों की तरह काइडो पर बरसाने शुरू कर दिए। सिर्फ एक हाथ से लूफी ने काइडो की उस भयंकर गर्मी को रोक लिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने हॉटपॉट जितने बड़े मुक्के काइडो पे बरसाने शुरू कर दिए। जाहिर है लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। लूफी हवा में है और ओरा 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 करके काइडो को धोया जा रहा है। पर शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लूफी की हाकी यहाँ रियो जैसी नहीं लग रही। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि इन मुक्कों का कोई खास असर नहीं हो रहा। लेकिन लूफी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और एक आखिरी मुक्का काइडो के चेहरे पे दे मारा और लो भाई, काइडो उल्टा होके गिर गया। खैर, ड्रैगन बनने के बाद एक दो बार गिरना तो बनता ही है, वरना इज्जत कैसे रहेगी। अपना लूफी भी मौके का फायदा उठाना जानता है। जैसे ही काइडो गिरा वो फिनिश करने के लिए तैयार था, लेकिन बदकिस्मती से उसका गियर 4 का टाइम खत्म हो गया। वो तुरंत हवा निकल के छोटा हो गया और नीचे गिरने लगा। वो डोफ्लामिंगो वाला सीन याद आ गया ना। बिग मॉम ने मौका देखा और अपने बादल पे उड़ते हुए आई और तलवार घुमा दी। सही टाइम पे जोरो ने लूफी को वहां से निकाल लिया और उधर लॉ ने भी बिग मॉम को एक तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। तभी काइडो वापस होश में आ गया। बोला था ना, ये इतनी जल्दी नहीं मानेगा। उठने के बाद काइडो का मूड ही बदल गया। अब वो सीरियस हो गया है। उसने तुरंत हवा में एक भयंकर बवंडर पैदा कर दिया। जोरो हवा में उड़ने लगा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे लूफी हाथ से फिसल गया और अगले ही पल काइडो ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और लूफी को निगल लिया। जोरो की आंखें फटी रह गईं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैप्टन को खाने की? उसने अपनी तलवार उठाई और एन्मा की पावर से एक ड्रैगन जैसा ओरा बनाया। एक ही झटके में जोरो ने ऐसा कट मारा कि काइडो की खाल फट गई और खून निकल आया। भाई, काइडो वो जानवर है जो आसमान से कूदने पर भी जिंदा बच गया था। उसे जख्मी करना छोटी बात नहीं है। इसलिए काइडो अब गुस्से में आ गया। उसने गहरी सांस ली और ड्रैगन ट्विस्टर छोड़ दिया। हर तरफ हवा के तेज ब्लेड्स उड़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ कैसल के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से हैं, यानी CP0। ये लोग आराम से काइडो के यहाँ बैठ के शराब पी रहे हैं और गो खेल रहे हैं। इनकी शक्लें देख के ही लग रहा है कि ये कोई खिचड़ी पका रहे हैं। ये गेम सिर्फ गेम नहीं है। सफेद गोटियां लूफी की टीम है और काली गोटियां काइडो की टीम। फिलहाल का स्कोर चल रहा है 5000 बनाम 27000। काली गोटियां हर तरफ से घेरे हुए हैं, यानी लूफी की टीम का हारना तय लग रहा है। और ऊपर से काइडो ने अब अपना सबसे खतरनाक हाइब्रिड फॉर्म ले लिया है। अब ऐसे मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस गेम को पलटने का तरीका एक ऐसे इंसान के पास है जिसके बारे में काइडो ने सोचा भी नहीं होगा। कहानी चलती है स्पीड के पास। वो काइडो के सिपाहियों को ओ तामा के दांगो बांट रही है। वो झूठ बोल रही है कि इसे खा लो, इससे ताकत डबल हो जाएगी और चोटें ठीक हो जाएंगी। ये खुद क्वीन बाबा ने भेजा है स्पेशल तुम्हारे लिए। और वो बेवकूफ सिपाही उसे खाए जा रहे हैं।